हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स एंड क्यूरियस। अब तक के सेशन में हम लोग फोटोसिंथेसिस के हाफ पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं, जो कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एक पार्ट था। इसी को फर्दर मॉडिफाई करते हुए आगे हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की क्या प्रोसेस रहती है और कैसे होता है, ये सब देखने के लिए हम इसकी फर्दर स्टडी करेंगे। इससे पहले हम कुछ हिस्ट्री जो रहती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फोटोसिंथेसिस की जो साइंटिस्ट थे उन्होंने किस तरह एक्सपेरिमेंट्स किए, क्या स्टेटमेंट्स दिए और क्या थियरीज उन्होंने प्रपोज की। तो फोटोसिंथेसिस इज एन एनाबॉलिक एंड ऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायरिंग प्रोसेस दैट यूजेस लाइट एनर्जी एंड वाटर टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक मैक्रो मॉलिक्यूल्स। जैसे कि हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल जो सनलाइट की प्रेजेंस में या लाइट की प्रेजेंस में एक मैक्रो मॉलिक्यूल जो रहता है हमारा ग्लूकोज, उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज़ करते हैं और ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज़ किया जाता है। ये होल प्रोसेस ही क्या है, फोटोसिंथेसिस है। तो इसके बाद में हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस को हम डिस्कस करेंगे कि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किए और फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग क्या थियोरीज दी हैं। हिस्ट्री एंड अर्ली एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। अर्ली एक्सपेरिमेंट्स मीन्स प्रारंभिक प्रयोग। जो साइंटिस्ट ने फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे उन्हें अर्ली एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं। इसी सीरीज़ में जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो स्टीफन हेल्स ने 1727 में किया था। ही फर्स्ट डिस्क्राइब्ड दैट प्लांट्स प्रोड्यूस्ड फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और सनलाइट। इन्होंने क्या बताया था कि जो प्लांट्स रहते हैं वो जो फूड का प्रोडक्शन करते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में करते हैं, और इसी के बेसिस पे इन्हें फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी यानी पादप कार्यकी का जनक भी कहा जाता है। स्टीफन हेल्स ही हैं फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। नेक्स्ट है जोसेफ प्रिस्टले, जिन्होंने 1772 में एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट किया जिसे फ्लेम रिलीजेस फ्लोजिस्टन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। इन्होंने एक जलती हुई मोमबत्ती और एक चूहे को एक बेल जार में रखा। ही केप्ट ए burning candle and a rat into bell jar. After some time he saw that the candle extinguished and that rat also died. The rat also died. तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कुछ समय बाद में कि जो मोमबत्ती वो बुझ जाती है और जो चूहा है वो भी क्या मर जाता है। नेक्स्ट इन्होंने सेकेंड दोबारा यही एक्सपेरिमेंट रिपीट किया। तो इन्होंने क्या किया कि उस बेल जार में एक मिंट का प्लांट जो है वो भी रख दिया। उसमें अब बेल जार में एक मिंट का प्लांट, रैट एंड जल कैंडल थी जो कि जल रही थी। सेकंड कंडीशन में क्या हुआ कि जो मोमबत्ती थी कुछ टाइम बाद में वो भी जल रही है और जो चूहा था वो भी नहीं मरा, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में क्या था कि जो ऑक्सीजन की अमाउंट थी वो लिमिटेड थी। इस वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जलती हुई मोमबत्ती की वजह से पूरे बेल जार में फैल जाती है और उस वजह से चूहा जो है वो मर जाता है और कैंडल जो ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से बुझ जाती है। लेकिन जो सेकंड कंडीशन थी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स के थ्रू रिलीज़ की जा रही थी, प्लांट्स के थ्रू जो ऑक्सीजन रिलीज़ की जा रही थी वो रैट यूज़ कर रहा था और रैट के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ किया जा रहा था वो प्लांट को मिल रहा था। तो ये जो एक साइकिल है इसकी वजह से CO2 और O2 का अमाउंट बैलेंस रहता है। इसी वजह से जो कैंडल है वो भी नहीं बुझती और जो चूहा है वो भी नहीं मरता। नेक्स्ट है हमारे जॉन इंजनहाउस, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया 1779 में। इन्होंने प्रिस्टले के एक्सपेरिमेंट को वापस से क्या किया था, जो प्लांट था मिंट का और कैंडल एंड ए रैट जो बेल जार में लिया था, इन्होंने फर्स्ट तो इसे क्या किया, अंधेरे में रखा, डार्क में, और सेकंड टाइम इन्होंने इसे लाइट में रखा। तो इन्होंने क्या देखा कि जो फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट जो थी वो एसेंशियल है। इसी के साथ इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट और किया था। ही परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट विद एन एक्वेटिक प्लांट एंड शोड दैट in bright sunlight small bubbles were formed around the green parts while in the dark they did not. Later he identified these bubbles to be of oxygen. Hence he showed that it is only the green part of the plants that could release oxygen.
इसके बाद में हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं जूलियस वॉन सैच। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने स्टेटमेंट दिया था दैट ग्रीन पार्ट्स इन प्लांट्स प्रोड्यूस ग्लूकोज विच इज़ स्टोर्ड एज स्टार्च। जो ग्लूकोज रहता है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर रहता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे T.W. एंजलमैन, जिन्होंने 1884 टू 88 में एक्सपेरिमेंट किए थे। जो लाइट की स्पेक्ट्रम उनमें और उनकी वेवलेंथ को लेके एक्सपेरिमेंट्स थे। इन्होंने ग्रीन जो एल्गी रहता है क्लेडोफोरा पे एक्सपेरिमेंट किया था, जिसे इल्यूमिनेटेड करके ऑक्सी बैक्टीरिया की सस्पेंशन में रखा था। और जो ग्रीन एल्गीज थे उनका जो स्पेक्ट्रम था, जो बैक्टीरियाज थे ना, वो रेड और ब्लू जो रीजन रहता है उसी साइड चले जाते हैं। तो इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो फोटोसिंथेसिस में रेड एंड ब्लू स्पेक्ट्रम का जो यूज़ है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट एक्टिव स्पेक्ट्रम जो था वो इन्होंने ही दिया था। ही पोटेड द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम और एक्टिव स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि क्लोरोफिल ए और बी जो रहेगा, क्लोरोफिल बी उन्हीं के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के इक्वल है। नेक्स्ट आते हैं हमारे कार्नेलियस वॉन नील। इन्होंने 1897 टू 1985 एक्सपेरिमेंट किए थे, 1985 में एक्सपेरिमेंट किए थे। तो इन्होंने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट में कंक्लूज़न दिया कि फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो ऑक्सीजन रिलीज़ होती है वो H2O के डायलिसिस या ब्रेकडाउन से रिलीज़ होती है। फाउंड दैट ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस कम फ्रॉम वाटर नॉट CO2 मॉलिक्यूल। क्योंकि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट है वो ब्लू एंड पर्पल एल्गी जो बैक्टीरियाज थे, ग्रीन बैक्टीरियाज, उन पे किए थे। तो बैक्टीरियाज जो रहते हैं उनमें H2O के जगह पे क्या होता है, H2S हाइड्रोजन सल्फेट प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करते हैं कि जो ये प्रोसेस है H2S CO2 मॉलिक्यूल के साथ लाइट की प्रेजेंस में सल्फ़र गैस रिलीज़ करती है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करती है और वाटर मॉलिक्यूल बनाती है। तो इसमें ऑक्सीजन कहीं पे भी रिलीज़ नहीं हो रही है। तो जो ग्रीन प्लांट्स में क्या रहता है कि जो H2O में हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन डोनर होता है और ऑक्सीडाइज O2 जो रहती है उसको रिलीज़ करता है। बट जो पर्पल बैक्टीरियाज जो रहते हैं उनमें H2S जो रहता है वो हाइड्रोजन डोनर होता है और जो गैस है वो सल्फ़र रिलीज़ होती है। इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने क्या बताया कि जो वाटर मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन जो रिलीज़ होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में वो वाटर मॉलिक्यूल से होती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। ओके, इसके बाद जो रिएक्शंस थी फोटोसिंथेसिस की वो भी इन्होंने दी थी। 6 CO2 प्लस 12 H2O जो कि फाइनल रिएक्शन मानी जाती है। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज C6H12O6, वाटर मॉलिक्यूल 6 वाटर मॉलिक्यूल एंड 6 O2 के मॉलिक्यूल रिलीज़ करती है। ये रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की फाइनल रिएक्शन बन जाती है। देखिए, कार्नेलियस वॉन नील ही डिड एक्सपेरिमेंट विद पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया एंड डेमोन्स्ट्रेटेड photosynthesis is a light dependent process. He explained hydrogen from H2O reduce CO2 to carbohydrate. He concluded that oxygen comes from H2O and not from CO2. Finally, the correct equation for photosynthesis was discovered. ये करेक्ट इक्वेशन रहती है जो वॉन नील के थ्रू गिवन है। इसके बाद आते हैं रॉबर्ट हिल, जिन्होंने 1937 में 2 रिएक्शंस बताई थी, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, जिन्हें हिल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट रहता है, ग्रीन पार्ट जो रहता है प्लांट का, उनमें होने वाली लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में हिल ने बताया था, जिसकी फर्दर हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है कैल्विन एंड बेंसन, जिन्होंने 1948 में
एक्सपेरिमेंट्स किए थे और केल्विन साइकिल दिया था जिसे C3 साइकिल भी कहते हैं। इसे C3 इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो साइकिल में बनने वाला जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल का होता है, पायरुविक एसिड, इसलिए इसे C3 साइकिल कहते हैं। और इसे डार्क रिएक्शन, अदर नेम्स ऑफ केल्विन साइकिल जो रहते हैं जिसके देखिए डार्क रिएक्शंस, C3 साइकिल, CBB साइकिल, रिप्रोडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट साइकिल्स। तो ये सारे साइकिल क्या हैं जिसमें C3 साइकिल को हम फर्दर डिस्कस करेंगे, आगे स्टडी करेंगे, जो कि केल्विन के थ्रू प्रपोज्ड है। नेक्स्ट साइंटिस्ट है हैच एंड स्लैक, जिन्होंने C4 साइकिल प्रपोज किया था, जिसमें कार्बन का जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड रहता है साइकिल में वो 4 कार्बन का होता है, जिसे कार्बन ऑक्जेलिटिक एसिड कहते हैं। तो ये C4 साइकिल है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सच प्लांट्स विच प्रोसेस C4 साइकिल आर कॉल्ड C4 प्लांट्स। जो भी C4 साइकिल परफॉर्म करते हैं वो सारे प्लांट्स C4 प्लांट्स कहलाते हैं। इसके बाद में हमारा रहता है जो हिस्ट्री ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंट्स रहते हैं जिन साइंटिस्ट ने किया था। इसमें ऑर्गन और इमर्जन इफेक्ट और हैं, और ऑर्गन के एक्सपेरिमेंट्स भी हैं, जो इन सब ने साइंटिस्ट ने फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंट्स किए थे। इसके बाद रहता है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो साइट रहती है फोटोसिंथेसिस की मेन वो है क्लोरोप्लास्ट, जो कि लीफ में होता है, जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है क्लोरोप्लास्ट। सो क्लोरोप्लास्ट क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट में हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर क्या है, ये कहाँ मिलता है और कैसे इसका फंक्शन क्या रहता है। जो क्लोरोप्लास्ट है वो ग्रीन प्लांट्स जो रहते हैं उनके लीव्स में और एल्गी की जो सेल्स है उनमें प्रेजेंट होता है। डबल मेम्ब्रेन जो है ये ऑर्गेनेली है, और फोटोसिंथेसिस का जो है ये मेन साइट है। इसकी जो इंटरनल वॉल रहती है उसमें क्या होता है, स्ट्रोमास प्रेजेंट होते हैं, और स्ट्रोमा के अंदर स्ट्रोमास प्रेजेंट रहते हैं। स्ट्रोमास के अंदर जो एक मेम्ब्रेन लाइक पॉकेट टाइप स्ट्रक्चर होती है जिसे थाइलाकॉइड्स कहते हैं। ठीक है, थाइलाकॉइड्स में स्टक ऑफ कॉइन्स, सिक्कों के ढेर के जैसा स्ट्रक्चर होती है जिसे ग्रेना कहते हैं। ठीक है, और ग्रेना जो है स्ट्रोमा के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। ग्रेनास जो रहते हैं स्ट्रोमास के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा रहता है उसमें वेरियस टाइप के एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट में खुद का जो है वो डीएनए यानी जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, और जो राइबोसोम है वो 17S टाइप के प्रेजेंट होते हैं। तो ये था क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम इसका देखते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो इसमें प्रोटीन की जो अमाउंट होती है वो 40 to 50%, फोस्फोलिपिड की 25 to 30%, क्लोरोफिल जो रहता है वो 5 to 10%, कैरोटिनॉइड्स जो 1 to 2%, और जो जेंथोफिल रहता है वो 75% एंड 25% केरोटिन प्रेजेंट होते हैं कैरोटिनॉइड्स में। ओके, ठीक है। आरएनए जो है वो 5% रहता है, और डीएनए, एंजाइम एंड इनऑर्गेनिक जो एलिमेंट्स रहते हैं वो उनकी जो अमाउंट होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है, बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो ये केमिकल कंपोजिशन था क्लोरोप्लास्ट का, जिसमें प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड, क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स, जेंथोफिल, केरोटिन, आरएनए एंड डीएनए, ये सब क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट देखते हैं। These cellular organs are the main site of photosynthesis in which both light and dark reactions are found. Light reaction take place in the grena region, whereas dark reaction take place in the stroma region. Chloroplast is capable for some amount of protein synthesis which is used in the structural organization, and some photosynthetic enzymes also synthesized in chloroplast. Chloroplast has its own genetic system or DNA and participate in the cytoplasmic inheritance. So next हमारा है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है,
ये जो रहता है वो क्लोरीन जो बायोमोलिक्यूल होता है उसका बना होता है। और जो क्लोरोफिल है वो वेरियस टाइप के होते हैं, जिसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी और डी, ई ये भी प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल इज ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। सेवरल मॉडिफिकेशन ऑफ क्लोरोफिल अकर अमंग प्लांट्स एंड अदर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म्स। तो क्या रहता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, डी, ई। जो सी, डी, ई हैं वो एल्गी में प्रेजेंट होते हैं, और ए और बी क्या होते हैं, एक्सेसरी पिगमेंट्स, जो सहायक वर्णक रहते हैं, पिगमेंट रहते हैं, वो होते हैं। तो यहाँ पे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला दिया है। क्लोरोफिल ए जो रहता है वो C55H72O5N4Mg। क्लोरोफिल बी जो रहता है उसमें ए से थोड़ा सा डिफरेंस है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन में 2 और ऑक्सीजन में 1 मॉलिक्यूल ज़्यादा, हाइड्रोजन में 2 कम है। तो क्लोरोफिल बी का देखिए C55H70O6N4Mg। तो ये क्लोरोफिल ए और बी की स्ट्रक्चर रहती है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम जो है वो एलिमेंट प्रेजेंट रहता है मिड में एक एक। ये देखिए स्ट्रक्चर जो यहाँ पे रहता है वो मैग्नीशियम होता है। इसमें पायरोल टेल और पोरपेरिडिन हेड भी प्रेजेंट रहता है। ये क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर है। इसके बाद जो पिगमेंट्स रहते हैं क्लोरोफिल के अलावा, क्लोरोफिल में जो क्लोरीन जो बायोमोलिक्यूल था उसमें क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई के बाद में देखिए केराटिनॉइड्स जो है पिगमेंट है। दिस इज ए क्लास ऑफ एक्सेसरी पिगमेंट, जो भी सहायक पिगमेंट ही है, दैट अकर इन ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। दे आर स्पेशली अबंडेंट इन येलो, ऑरेंज फ्रूट, वेजिटेबल एंड फ्लावर। तो ये किस में रहते हैं, येलो, ऑरेंज, वेजिटेबल और फ्रूट्स में प्रेजेंट रहते हैं केराटिनॉइड्स। क्योंकि ये पिगमेंट्स है तो सब में कलर के लिए ही इनका यूज़ होगा। नेक्स्ट है कैरोटीन। तो कैरोटीन, द रेड कलर ऑफ कैरेट इज़ ड्यू टू इंक्रीज कैरोटीन। जो गाजर में जो कलर रहता है रेड, वो जितना ज़्यादा होगा उसमें कैरोटीन की अमाउंट उतनी ही ज़्यादा होगी। ये कैरोटीन की स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ये पिगमेंट्स के नेम हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, इनके क्या कलर रहते हैं, किस में प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट है जेंथोफिल। ये जेंथोफिल की स्ट्रक्चर है। इट इज़ ए जेंथोफिल, ओके, एंड ऑक्सीजनेटेड कैरोटीन और प्लांट पिगमेंट। जेंथोफिल जो है ऑक्सीजनेटेड कैरोटीन बोला जाता है और प्लांट का एक पिगमेंट होता है। ये ब्राउन एल्गी जो रहता है उसमें, और जो विद मोस्ट स्पीसीज लिविंग इन द ओशन, जो समुद्र में जो स्पीसीज रहती हैं उनमें इसका जो ब्राउन कलर होता है वो प्रेजेंट जेंथोफिल की वजह से ही होता है। नेक्स्ट है हमारा फाइकोबिलिन्स। तो फाइकोबिलिन्स जो रहते हैं वो वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं, और जो आउटर सरफेस ऑफ थाइलाकॉइड्स मेम्ब्रेन साइनोबैक्टीरिया की रहती है आउटर सरफेस, उस पर प्रेजेंट होते हैं और कलर में रेड और ब्लू होते हैं। इसी के साथ जो फोटोसिंथेसिस में हिस्ट्री का पार्ट था और साइट जो थी फोटोसिंथेसिस की क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड, वो पिगमेंट्स के साथ कंप्लीट हो गई है। इसके बाद में जो साइंटिस्ट के जो साइकिल्स रहते हैं उन पे डिस्कस करेंगे, कौन से साइकिल जिस साइंटिस्ट ने जो दिए थे, C3 साइकिल, C4 साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में इनके आंसर्स देंगे। इजी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। सेकेंड क्वेश्चन है, प्लांट्स आर नॉन एज प्योरीफायर ऑफ एयर ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ, कौन सी प्रोसेस रहती है। विच अमंग द फॉलोइंग प्लांट इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये सब आप बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल स्कॉलर एंड क्यूरियस and tap the bell icon to get new video notifications and like my video as well. Thank you.